ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा क्लच, है ना। तो एग्रीकल्चर ट्रैक्टर जो है हमारे, तो उसमें क्लच पे कैसे वर्क, क्लच सिस्टम जो होता है ये पूरा कैसे वर्क करता है, क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये देखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस जो भी लेक्चर्स हुए हैं हमारे, उसमें से हम लोगों ने क्या देखा, पावर जनरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने उसमें टोटल देखा है। तो पावर जनरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, सिर्फ पावर को जनरेट करना। ठीक है, ये पावर जनरेटिंग सिस्टम का काम होता है। तो पावर जनरेटिंग सिस्टम में सिर्फ आपका इंजन आता है। ठीक है, तो ट्रैक्टर के टोटल पांच सिस्टम होते हैं। तो पांच सिस्टम में सबसे पहला सिस्टम हमारा होता है पावर जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद उस पावर को हम लोग कहाँ पे लेके जाते हैं, ट्रांसमिशन में लेके जाते हैं ना, उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो सेकंड सिस्टम आता है हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आता है फिर हमारा कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले पावर जनरेटिंग, देन ट्रांसमिशन सिस्टम, देन कंट्रोलिंग सिस्टम, देन उसके बाद हाइड्रोलिक या फिर पीटीओ, है ना। हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब पावर आउटपुट, हाइड्रोलिक पीटीओ एंड ड्रॉवर। देन और एक सिस्टम बच जाता है, उसको कहते हैं हम लोग ऑटो इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम का काम करता है जस्ट ये लाइटनिंग के लिए ट्रैक्टर में। ठीक है, उसके बाद इंजन को स्टार्ट करने के लिए और जो भी इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करने का काम ये करता है। तो ये सब इसमें ऑटो इलेक्ट्रिक सिस्टम में आता है। तो आज का जो उसमें से हमारा मेन टॉपिक, हम लोग जो सेकंड इलेक्ट्रिक सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा है, ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम में अगेन तीन हिस्सों में ये डिवाइड है। सबसे पहले हमारा क्लच आता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। ठीक है, मतलब इंजन में पावर बना, वो कहाँ पे आएगा, फ्लाईव्हील पे आएगा। ठीक है, फ्लाईव्हील से फिर उसको कन्वर्ट कहाँ पे, ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे पहले पार्ट आता है आपका क्लच। फ्लाईव्हील पे लगा होता है क्लच, तो वो जो पावर जनरेट हुई है वो पावर क्लच के माध्यम से ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जाती है। तो फिर क्लच आ गया, उसके बाद क्लच के बाद आएगा आपका ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स। ठीक है, उसके बाद गियर बॉक्स से होते हुए ये जाएगा डिफरेंशियल एंड फाइनल ड्राइव। देन फाइनल ड्राइव के बाद ये कहाँ पे जाएगा, रियर व्हील्स में, रियर ड्राइव व्हील्स में। तो ये इस टाइप का ये पूरा सिस्टम होता है। तो अभी हम लोग ट्रांसमिशन सिस्टम में देख लेते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें क्लच। तो अभी इसमें देखते हैं कि नीड ऑफ क्लच क्या होता है। अगर किसी व्हीकल में अगर क्लच प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, इंजन जो होता है ये कंटिन्यूअस पावर बनाते रहता है। ठीक है, इंजन क्या करेगा, कंटिन्यूअस पावर बनाते रहेगा। अगर वहां पे हम लोग क्लच अगर प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, व्हीकल को स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हमें इस कंडीशन में जिस ट्रैक्टर में अभी क्लच है या फिर किसी भी व्हीकल में क्लच है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे क्लच पैडल आपने दबा दिया, ठीक है, उसको न्यूट्रल कर दिया, तो इंजन कंटिन्यूअस वर्क करते रहता है, लेकिन ट्रैक्टर मूव नहीं करता है। एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैक्टर मूव नहीं करता है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने वहां पे क्लच यूज किया है। क्लच क्या करता है, इंजन से जो पावर आ रहा है उसको ब्रेक कर देता है। ठीक है, डिसंगेज कर देता है। तो अगर व्हीकल में अगर हम लोगों ने क्लच यूज नहीं किया तो हमें हर बार इंजन को जहां पे भी हमें रोकने की जरूरत है, तो वहां पे हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैक्टर को स्टॉप करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद अगर व्हीकल में क्लच नहीं रहेगा तो हम लोग इजीली गियर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रैक्टर स्टॉप करो, फिर गियर शिफ्ट करो, फिर बाद में ट्रैक्टर स्टार्ट करो। इस टाइप से हमें इसका वर्क करना पड़ेगा, इजीली गियर चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद पीटीओ को इंगेज एंड डिसंगेज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक ही ट्रैक्टर को हम लोग स्टेशनरी पर्पज और ट्रांसपोर्टेशन पर्पज के लिए, दोनों के लिए एक ट्रैक्टर यूज नहीं कर सकते। तो क्लच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, और क्लच नहीं होगा तो ब्रेकडाउन के चांसेस बढ़ जाते हैं पूरे गियर ट्रेन में, पावर ट्रेन में। ठीक है, तो अभी फंक्शन ऑफ क्लच देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसका फंक्शन, मेन फंक्शन क्या होता है कि इसको ये क्या करता है, इंजन से जो पावर आ रही है उस पावर को इंगेज एंड डिसंगेज करता है ट्रांसमिशन सिस्टम से, है ना। मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम है, दूसरे साइड एक साइड में ट्रांसमिशन सिस्टम है, एक साइड में आपका पावर जनरेटिंग सिस्टम है। तो इस जो यहाँ से पावर जनरेटिंग सिस्टम तो हमारा कंटिन्यूस चलते रहता है, ये कंटिन्यूस पावर जनरेट करते रहेगा। तो इससे पावर लेना है या फिर इससे पावर नहीं लेना है, ठीक है ना। इससे इंगेज रहेगा तो पावर लेगा, डिसंगेज हो जाएगा तो इससे पावर लेना बंद कर देगा। ठीक है, तो ये लेना है या नहीं लेना है, ये पूरा क्लच का काम होता है।
मतलब क्लच अगर इंगेज है तो इस इंजन से पावर लेते रहेगा, अगर क्लच डिसएंगेज है तो यहाँ से इंजन से ये पावर नहीं लेगा। मतलब इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से इंगेज एंड डिसएंगेज करने का काम आपका क्लच करता है। देन सेकेंड फंक्शन है कनेक्ट इंजन टू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को इंजन से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। उसके बाद एक स्मूथर इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ट्रांसमिशन और पावर जनरेटिंग सिस्टम के बीच में ये कर रहा है। मतलब स्मूथली ये इंगेज भी हो जाता है क्लच और डिसएंगेज भी हो जाता है। किसी व्हीकल को अगर हमें टेम्पररी मतलब 5 मिनट 10 मिनट के लिए या फिर एक छोटे से टाइम के लिए टेम्पररी अगर हमें न्यूट्रल पोजीशन में रखना होगा तो उस टाइम पे हम लोग सिर्फ क्लच पेडल दबा देते हैं। भले ही गियर हम लोग न्यूट्रल ना करें, सिर्फ क्लच पेडल दबा देंगे तो भी है हमारा क्या होता है कि न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है ना। जो भी हमारा ट्रैक्टर है वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाता है। तो एक टेम्पररी न्यूट्रल पोजीशन लाने के लिए भी हम लोग क्लच का यूज करते हैं। वाइब्रेशन क्लच अगेन एक फंक्शन है क्लच का, एक वाइब्रेशन भी रिड्यूस करने का काम करता है। इसको आगे देखेंगे कैसे ये रिड्यूस करता है वाइब्रेशन। तो यहाँ पे एक क्लच का सेक्शनल व्यू दिया गया है, क्लच कहाँ पे माउंट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इधर से एक इंजन शो कर रहा है, ये इस इमेज में क्या शो कर रहा है, इधर से एक इंजन शो कर रहा है और इधर से दूसरा ये वाला जो पार्ट है ये आपका ट्रांसमिशन शो कर रहा है, इंजन एंड ट्रांसमिशन। ये हो गया, ये वाला पार्ट आपका इंजन शो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इधर से यहाँ पे फिर आगे ये ट्रांसमिशन शो कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्लच आपका क्लच का हाउसिंग होता है। तो इसके अंदर ही आपका पूरा क्लच प्लेट वगैरह यहाँ पे क्लच असेंबली पूरा लगा होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पे आपका इंजन है, इंजन के क्रैंकशाफ्ट के ऊपर एक फ्लाईव्हील लगा होता है, ठीक है ना। तो फ्लाईव्हील जो है ये वाला ये शो कर रहा है आपका फ्लाईव्हील। देन यहाँ पे ये जो पार्ट शो कर रहा है ये है आपका क्लच प्लेट, ठीक है। फ्लाईव्हील से क्लच प्लेट सटा होगा, ठीक है। और अदर जो भी असेंबली हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक क्लच प्लेट है और यहाँ पे फ्लाईव्हील है, ठीक है। और यहाँ से एक क्लच प्लेट में से एक शाफ्ट जा रही है, सीधी कहाँ पे जा रही है, ट्रांसमिशन में जा रही है ना। यहाँ पे रिलीज बेरिंग है, देन रिलीज फिंगर्स, देन प्रेशर स्प्रिंग, देन प्रेशर असेंबली, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, ये आपका फ्लाईव्हील, ठीक है। देन अगेन इधर क्या रहेगा, एक प्रेशर प्लेट रहेगा और इन दोनों के बीच में फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट के बीच में रहेगा आपका क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो ट्रांसमिशन वाला ये जो शाफ्ट देख पा रहे हो, ये शाफ्ट यहाँ पे पायलट बेरिंग करके एक बेरिंग होता है, उस बेरिंग में ये जाके फ्रीली माउंट होता है, ठीक है ना। ये शाफ्ट यहाँ से पावर नहीं लेता है, बस यहाँ पे एक सिर्फ माउंट होता है, फ्रीली माउंट होता है यहाँ पे पायलट बेरिंग के ऊपर। पावर जैसे फ्लाईव्हील रोटेट करेगा, है ना, फ्लाईव्हील जैसे रोटेट करेगा तो उसी टाइम पे ये क्लच प्लेट भी फ्लाईव्हील के साथ रोटेट करती है। क्यों, कैसे, जैसे कि यहाँ पे ये प्रेशर प्लेट है, ये प्रेशर प्लेट क्या करती है, क्लच प्लेट के ऊपर प्रेशर बना के रखती है और ये प्रेशर ये प्रेशर की वजह से ये क्लच प्लेट जो होता है, ये क्लच प्लेट आपका फ्लाईव्हील से कंटिन्यूस सटा हुआ रहता है, मतलब कंटिन्यूस इसके साथ दब के चलता है ना। तो जिससे भी आपका फ्लाईव्हील कंटिन्यूअस घूमेगा तो उस टाइम पे ये क्लच प्लेट भी घूमेगा और क्लच प्लेट में यहाँ पे इसके इनर हब में एक फीमेल स्प्लाइस बने होते हैं, है ना। इनर शब्द जो होता है इसमें इनर जो हब होता है, इस इनर हब में यहाँ पे स्प्लाइंस बने होंगे, फीमेल स्प्लाइंस, और उस फीमेल स्प्लाइंस में जाके ये आपका जो ट्रांसमिशन वाला जो शाफ्ट होता है ये जाके यहाँ पे ये इसमें बैठ जाता है, ये ट्रांसमिशन वाले शाफ्ट में इसमें आउटर स्प्लाइंस बनी रहेगी, ठीक है। तो ये जाके यहाँ से पावर कलेक्ट करता है प्लस जो भी आपका क्लच प्लेट है उस क्लच प्लेट से, है ना। जब ये डिसएंगेज रहेगा तो यहाँ पे आपका जो फ्लाईव्हील एंड प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट ये तीनों एक ही यूनिट होके काम करेगी, ठीक है, इंगेज रहेगा तब। अब जब डिसएंगेज करेंगे हम लोग तो ये क्या करेगा, यहाँ से पेडल को हम लोगों ने जो प्रेस कर दिया, प्रेस करते हुए मैकेनिकल लिंकेज से ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बेरिंग होता है इस बेरिंग के माध्यम से ये जो रिलीज बेरिंग कहते हैं इसको, रिलीज बेरिंग जैसे आगे बढ़ेगा तो ये आपके फिंगर्स ये इनवर्ट साइड में आगे जाएंगे, जैसे ये आगे जाएंगे तो ये क्या करेंगे, प्रेशर प्लेट को पीछे खींच लेंगे। प्रेशर प्लेट को जैसे पीछे खींचेंगे तो ये इन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप बन जाएगा, फ्लाईव्हील के बीच में और क्लच प्लेट के बीच में, इन दोनों के बीच में जैसे गैप बनेगा तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ अभी सट के नहीं चल रहा है तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से ये घूमना बंद कर देगा। आपका जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट घूमना बंद करेगा तो पावर ट्रांसमिशन आगे आपका रुक जाएगा। मतलब इंगेज कंडीशन में ये कंटिन्यूस पावर ट्रांसमिट करता है और डिसएंगेज जो पोजीशन होती है उसमें ये पावर ट्रांसमिट करना बंद
कर देता है। इस टाइप का एक क्लच का आपका वर्किंग होता है। क्लच पेडल अगर हम देखेंगे तो क्लच पेडल आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्लच पेडल ट्रैक्टर में देखोगे तो राइट हैंड साइड में होता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड में होता है? तो क्लच पेडल हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट रहेगा, है। क्लच पेडल लेफ्ट हैंड ट्रैक्टर के लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट रहेगा, और राइट हैंड साइड में ब्रेक एंड एक्सीलरेटर पेडल, ये दो पेडल्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्लच पेडल रहेगा, राइट हैंड साइड में आपका क्या रहेगा? ब्रेक पेडल्स एंड एक्सीलरेटर पेडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्लच असेंबली यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्लच असेंबली में सबसे पहले क्या रहेगा? यहाँ पे एक फ्लाईव्हील रहेगा। ठीक है, फ्लाईव्हील रहता है, फ्लाईव्हील के ऊपर ये जो आप गियर देख पा रहे हो इसको बोला जाता है रिंग गियर। ठीक है ना, ये रिंग गियर क्या वर्क करता है? रिंग गियर हम लोग जो स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर में एक छोटा सा विंडेज गियर करके आता है, वो गियर विंडेज गियर इसके ऊपर फंसता है, और ये स्टार्टर जब वर्क करता है तो ये इस रिंग गियर को धकाता है, मतलब इस रिंग गियर को घुमाएगा वो स्टार्टर। जब ये रिंग गियर घूमेगा तो आपका हमें स्टार्टिंग में ये आसानी हो जाएगी ट्रैक्टर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये फ्लाईव्हील पे छोटे छोटे ये जो होल्स देख पा रहे हो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये माउंट करने के लिए होता है आपका क्लच कवर, मतलब एक क्लच असेंबली पूरी जाके इसके ऊपर माउंट हो जाती है फ्लाईव्हील के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पे जो होल देख रहे हो, ये होल इसमें ये यहाँ पे माउंट हो जाता है पूरा क्लच कवर, और क्लच कवर के अंदर ये पूरी असेंबली आपकी वहां पे होती है। ये देख पा रहे हो, इसको ड्रिबल प्लेट या फिर क्लच प्लेट बोला जाता है ना। ये जो है ये क्लच प्लेट है। ठीक है, उसके बाद ये है प्रेशर प्लेट। ठीक है, उसके बाद ये जो शो कर रहा है ये है रिलीज बेरिंग, और ये होता है आई बोल्ट, सॉरी ये रिलीज फिंगर्स है, और रिलीज फिंगर्स, और ये होता है आई बोल्ट। ठीक है, तो इसमें कितना यहाँ पे कितना शो कर रहा है? यहाँ पे 6 और ये है कॉइल स्प्रिंग, तो यहाँ पे 6 कॉइल स्प्रिंग होगी, 6 रिलीज फिंगर्स होंगे, है ना, उसके ऊपर 6 आई बोल्ट लगे होंगे। ये प्रेशर प्लेट और ये फ्लाईव्हील, और इन दोनों के बीच में होता है आपका क्लच प्लेट। ठीक है, तो ये क्लच प्लेट एंड फ्लाईव्हील, सॉरी क्लच प्लेट एंड फ्लाईव्हील जब एक साथ चल रहे हैं तो ये पावर ट्रांसमिट करता है, और जैसे डिसंगेज हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में गैप बन जाता है, एक गैप बनने के बाद ये पावर ट्रांसमिट नहीं करता है। अब पार्ट्स ऑफ क्लच देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पार्ट्स ऑफ क्लच में यहाँ पे क्लच डिस्क रहेगा और प्रेशर प्लेट रहेगा। तो यहाँ पे क्लच डिस्क में कुछ चीजें होती हैं, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लाइनिंग होती है ना। तो ये फ्रिक्शन लाइनिंग जो होती है ये एस्बेस्टॉस या फिर सिरेमिक मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग जो होती है ये एस्बेस्टॉस या फिर सिरेमिक मटेरियल की बनी होती है। इसके बीच में एक सेंटर हब देख पा रहे हो, ठीक है ना। सेंटर हब में ये स्प्लाइंस देख रहे हो, ये स्प्लाइंस बोलते हैं इसको, ये फीमेल स्प्लाइंस होते हैं, है ना। इसमें जो शाफ्ट रहेगा, शाफ्ट के ऊपर मेल स्प्लाइंस रहेंगे, और ये फीमेल स्प्लाइंस के साथ मेल स्प्लाइंस आपके अटैच हो जाएंगे, तो ये पावर ट्रांसमिट करना आगे स्टार्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हो ये होती है टॉर्जनल स्प्रिंग, है ना। यहाँ पे कितनी लगी है? 6 टॉर्जनल स्प्रिंग इसमें लगी हुई है। तो ये जो 6 टॉर्जनल स्प्रिंग जो होती है, ये टॉर्जन स्प्रिंग का काम क्या होता है कि ये स्मूथली इंगेज एंड डिसंगेज करते थे, ये स्मूथ वर्क करने के लिए ये दी गई है। जैसे हम लोग अभी फ्लाईव्हील हमारा कंटिन्यू रोटेट कर रहा है, और हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लच प्लेट को अभी हम लोग इंगेज कर रहे हैं, तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा? वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो देख पा रहे होंगे टॉर्जन स्प्रिंग, तो टॉर्जन स्प्रिंग क्या होती है? अपने आप में दब जाती है और इस वाइब्रेशन को कम करती है। तो टॉर्जन स्प्रिंग क्या होती है? इसके अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है क्लच पेड के अंदर, उसको कम करने के लिए टॉर्जन स्प्रिंग वहां पे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद इधर आते हैं, तो यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें क्लच प्लेट था सिर्फ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कवर प्लेट रहता है। उसके बाद यहाँ पे प्रेशर स्प्रिंग रहती है। उसके बाद ये प्रेशर लीवर स्प्रिंग भी रहेगी, ये किसके ऊपर? रिलीज लीवर के ऊपर ये माउंट होती है प्रेशर लीवर स्प्रिंग। उसके बाद एक आई बोल्ट रहेगा। देन अगेन यहाँ पे ये जो रहती है ये आपकी स्प्रिंग्स रहती हैं, और ये रहता है आपका प्रेशर प्लेट। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ क्लच प्लेट देखेंगे, सिर्फ क्लच प्लेट के टाइप है ना, क्लच के टाइप नहीं है, क्लच सिस्टम के टाइप नहीं, क्लच प्लेट के टाइप है। तो क्लच प्लेट आपके बेसिकली दो तरह के क्लच प्लेट आते हैं, एक होता है सॉलिड हब क्लच प्लेट, और अगेन दूसरा क्लच प्लेट जो होता है, ये दूसरा क्लच प्लेट होता है आपका फ्लेक्सिबल हब टाइप। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको दोनों देखने को मिल रहा है, एक है आपका सॉलिड हब और दूसरा है फ्लेक्सिबल हब। तो सॉलिड हब में ये जो बीच वाला जो पार्ट रहेगा ये सॉलिड रहेगा, है ना, इसमें कोई मूविंग पार्ट या फिर कोई चीजें नहीं होगी, ये सीधा इसके साथ जो आपका लाइनिंग जो मटेरियल होता है इसके साथ ये कास्टेड होता है, ठीक है। लेकिन फ्लेक्सिबल हब में क्या होता है कि फ्लेक्सिबल हब में आपका जो इनर जो हब रहेगा, ये इनर हब आपका फ्लेक्सिबल टाइप का रहेगा, इसमें टॉर्जन स्प्रिंग रहेगी, है ना, तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये असेंबली होती है। पुराने जो ट्रैक्टर्स आते थे उसमें सॉलिड हब क्लच प्लेट यूज करते थे, लेकिन आज के जो ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, आज के ट्रैक्टर्स में आपका ये जो फ्लेक्सिबल हब टाइप का क्लच प्लेट यूज हो रहा है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल हब क्या करता है, ये इजीली इंगेज भी होता है, इजीली डिसंगेज भी होता है, और ये स्मूथली इंगेज एंड स्मूथली डिसंगेज होने का एक काम करता है। मतलब यहाँ पे जो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, वही सॉलिड हब में वो होना पॉसिबल नहीं होता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक क्लच प्लेट देख लो, इस टाइप के भी क्लच प्लेट अभी मार्केट में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो भी लाइनिंग मटेरियल है, लाइनिंग मटेरियल बहुत कम लगा हुआ है, और ये जो लाइनिंग मटेरियल के बीच में कुछ गैप दे दिया गया है। तो ये गैप की वजह से क्या होता है कि ये इजीली कूलिंग ये क्लच प्लेट हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतना पूरा जो मटेरियल रहेगा, ये इतना पूरा फाइबर के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे जब दोनों चीजें एक साथ भी घूम रही हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट पे घिसावट होती है। घिसावट होने के बाद वहां पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, और हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो ज्यादा घिसावट होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ये यहाँ पे एक्सेस कूलिंग के लिए इस टाइप का क्लच प्लेट अभी मार्केट में आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया, क्लच प्लेट का जो भी मटेरियल बना होता है वो कौन सा होता है, एस्बेस्टॉस या फिर सिरेमिक मटेरियल। अभी जो मार्केट में आ रही है, ये अभी जितनी भी क्लच प्लेट्स आ रही है ये सारी सिरेमिक मटेरियल की आ रही है, ठीक है। अभी मार्केट में एस्बेस्टॉस की नहीं आ रही है ज्यादा करके, ये सिरेमिक मटेरियल की क्लच प्लेटें मार्केट में आ रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ क्लच। तो टाइप्स ऑफ क्लच में हम लोग देखेंगे कितने टाइप के क्लच आते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के क्लच होते हैं, एक होता है मैकेनिकल क्लच और दूसरा होता है हाइड्रोलिक क्लच, ठीक है। तो मैकेनिकल क्लच में अगेन टाइप्स आते हैं आपके डिपेंडेंट, डिपेंडेंट देन सेमी डिपेंडेंट देन इंडिपेंडेंट, है ना। इसको डिपेंडेंट को हम बोलते हैं सिंगल क्लच, सेमी डिपेंडेंट को बोलते हैं ड्यूअल क्लच, और इंडिपेंडेंट को बोलते हैं हम लोग डबल क्लच। अभी ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा कि ड्यूअल क्लच क्या होता है, डबल क्लच क्या होता है, सिंगल क्लच क्या होता है, ये चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। और ट्रैक्टर अगर आप लेने जाओगे तो वहां पे आपको ये बोला जाएगा कि हमारे ट्रैक्टर में ड्यूअल क्लच है, हमारे ट्रैक्टर में डबल क्लच है ना। आपको लगेगा कि ड्यूअल क्लच एंड डबल क्लच दोनों सेम एक जैसे लग रहा है, लेकिन ये चीजें थोड़ी थोड़ी अलग होती है। अभी हम लोग उसको भी थोड़े से जानेंगे कि क्या होता है ड्यूअल क्लच, क्या होता है डबल क्लच, क्या होता है सिंगल क्लच। जो भी ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स में भी ऊपर ऐसा एक छोटा सा ये लगा देते हैं स्टिकर कि ड्यूअल क्लच, है ना, 540 आरपीएम पीटीओ, इस टाइप के वो वहां पे छोटे छोटे स्टिकर्स लगे होते हैं, है ना। तो भी आप एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हो तो आप उसको देख के समझना चाहिए भाई कि ड्यूअल क्लच क्या है ना। और जो हमें मार्केटिंग वाला बता रहा है कि ये ड्यूअल क्लच ऐसा होता है, डबल क्लच ऐसा होता है, ठीक है ना, तो भी आप वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, आप तभी उसको इजीली पहचान पाओगे। तो मैकेनिकल क्लच में पहले सिंगल क्लच की बात कर लेते हैं, है ना। तो सिंगल क्लच में आपका क्या रहेगा, फ्लाईव्हील के साथ एक क्लच प्लेट, है ना, ये जो प्लेट रहेगा एक क्लच प्लेट रहेगा, ठीक है, और एक प्रेशर प्लेट रहेगा, सिंगल। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब एक ही क्लच प्लेट है और एक ही प्रेशर प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसमें आप देखोगे आपका पीटीओ भी और ट्रांसमिशन भी, है ना, एक ही इसमें क्लच प्लेट से आपका पीटीओ भी एंड ट्रांसमिशन भी चल रहा है। तो सिंगल क्लच प्लेट का जब रहेगा, जिस ट्रैक्टर में सिंगल क्लच प्लेट रहेगा, तो जिस टाइम पे आप लोग पेडल प्रेस करोगे, है ना, क्लच पेडल प्रेस करोगे, तो आपका पीटीओ घूमना बंद कर देगा उसके साथ ही। जैसे कि अभी मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है, ट्रैक्टर के ऊपर हम लोगों ने माउंट किया है रोटावेटर, ठीक है, रोटरी टिलर जो बोलते हैं हम लोग, वो रोटरी टिलर हम लोगों ने ट्रैक्टर के ऊपर माउंट किया है, और हम लोग खेत में उसके ऑपरेशन लेते हैं। तो जब हम लोग टर्न लेते हैं, है ना,
टर्न लेते हैं तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, क्लच पेड दबाते हैं, उसके साथ ब्रेक भी दबाते हैं। तो क्लच पेड जैसे दबाएंगे तो उसके साथ ही आपका जो पीटीओ जो आपके रोटावेटर में पावर दे रहा था, रोटरी टिलर में पावर दे रहा था, तो क्लच पेड दबा क्लच पेडल दबाते समय वो क्या होगा, वहां पे भी आपका पावर जाना बंद हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका यहाँ पे पावर कट हो रहा है ना, क्लच पेड दबाने समय ट्रांसमिशन का पावर कट हो रहा है, उसी समय आपका पीटीओ का भी पावर इस सिंगल क्लच पेड में कट हो जाता है। तो रोटेटिंग के टाइम पे ये दिक्कत हो जाती थी सिंगल वाले क्लच पेड में। ठीक है, तो सिंगल क्लच प्लेट में क्या रहेगा आपका, एक प्रेशर प्लेट रहेगा, ठीक है, एक क्लच प्लेट रहेगा, और स्प्रिंगे जो रहेगी, ये स्प्रिंगे आपकी 3 हो सकती है इसमें और 6 भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 स्प्रिंगे रहेगी और रिलीज फिंगर 3 या 6 हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली सिंगल क्लच प्लेट में ये 3 होते हैं, किसी किसी में 6 आ सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली 3 होते हैं। अभी इसको आप देखोगे यहाँ पे इसका वर्किंग सिंगल क्लच प्लेट था, तो यहाँ पे समझ जाओगे ये जो है अभी इंगेज वाला कंडीशन है, इस वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो इमेज है ये इंगेज वाला है, और राइट साइड वाला जो है ये डिसएंगेज वाला कंडीशन है। तो अभी हम लोग इंगेज वाले कंडीशन में देखते हैं, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट एंड फ्लाईव्हील एक ही यूनिट में घूम रहा है, ठीक है। अभी डिसएंगेज वाला कंडीशन में देखते हैं कि जैसे आप लोगों ने पेडल प्रेस किया, पेडल प्रेस करते हैं, ये आपकी जो भी मैकेनिकल लिंकेज है, ये मैकेनिकल लिंकेज क्या करेगा, ये मैकेनिकल लिंकेज यहाँ पे एक फॉर्क रहता है, इस फॉर्क को ऑपरेट करेगा, फॉर्क को क्या करेगा, दबाएगा, फॉर्क जैसे दबाएगा तो ये क्या करेगा, इस पे एक रिलीज बेरिंग रहता है, अभी हम लोग आगे देखेंगे उसको कैसे रहता है। रिलीज बेरिंग क्या करेगा, आगे धकेगा, जैसे रिलीज बेरिंग आगे धकेगा तो यहाँ पे जो फिंगर्स है ना, ये जो फिंगर्स कहते हैं इसको हम लोग, तो ये फिंगर्स क्या करेंगे, अंदर के साइड दबेंगे, जैसे फिंगर्स अंदर के साइड दबेंगे, ये क्या करेगा, ये फिंगर्स आपके आईबोल्ट से कनेक्ट होते हैं प्रेशर प्लेट के ऊपर, ये प्रेशर प्लेट को क्या करेगा, पीछे के साइड खींचेगा, है ना। रिलीज बेरिंग आगे रखी, फिंगर्स भी आगे रखेंगे, उसी साथ आपके फिंगर्स पे आईबोल्ट कनेक्ट होता है और आईबोल्ट कनेक्ट होते हैं आपके प्रेशर प्लेट पे, प्रेशर प्लेट को पीछे के साइड खींचेगा, जैसे ये पीछे के साइड में आएगा तो उसी टाइम पे ये जो आपका क्लच प्लेट होता है, क्लच प्लेट फ्रीली रोटेट करने लगता है कुछ समय तक, और उसके बाद ये स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये फ्लाईव्हील और क्लच प्लेट इन दोनों के बीच में गैप बन जाता है, जैसे फ्लाईव्हील एंड क्लच प्लेट इन दोनों के बीच में गैप बन जाएगा तो यहाँ पे पावर फ्लाईव्हील से लेके क्लच प्लेट पे पावर ट्रांसमिट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो डिसएंगेज में जैसे ये क्लच प्लेट पीछे आ गया तो ये शाफ्ट, ये क्लच प्लेट ही नहीं घूमेगा तो ये शाफ्ट भी घूमना आपका बंद हो जाएगा, और उसी टाइम पे आपका फ्लाईव्हील कंटिन्यूअस घूम रहा है, फ्लाईव्हील घूम रहा है, लेकिन आपका प्रेशर जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट घूमना बंद हो गया, इसी वजह से आपका पावर आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी इसकी ड्राइव लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो इसकी ड्राइव लाइन में आपको पीटीओ पे फोकस करना है यहाँ पे, ठीक है ना, पीटीओ पे फोकस करना है। मान लीजिए अगर आपने पीटीओ इंगेज किया है ना, ऑन किया, इसको इस साइड में रखा दिया, तो ये जो फॉर्क रहेगा पीटीओ का शाफ्ट यहाँ पे जाके इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ले शाफ्ट है, ठीक है, उसके बाद ये काउंटर शाफ्ट है, ये कौन सा सिस्टम है यहाँ पे, ये आपका ट्रांसमिशन वाला सिस्टम है, मतलब ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में आपको पीटीओ इंगेज एंड डिसएंगेज के लिए यहाँ पे एक लीवर होता है, और ये लीवर आप यहाँ से इंगेज एंड डिसएंगेज करोगे तो ये सीधा जाके आपके ले शाफ्ट से ये कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग ड्यूअल क्लच। तो ड्यूअल क्लच जो होता है, ड्यूअल क्लच में आपका ट्रांसमिशन क्लच एंड पीटीओ क्लच यहाँ पे अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे रहेगा, मतलब ट्रांसमिशन क्लच एंड पीटीओ क्लच आपका एक ही असेंबली के अंदर रहेगा क्लच प्लेट, लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे 6 रिलीज फिंगर्स रहेंगे, यहाँ पे आप ऊपर देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 रिलीज फिंगर्स रहेंगे, जैसे ही आप जो आपका क्लच पेडल रहेगा, क्लच पेडल को हाफ प्रेस करोगे तो आपका क्या रहेगा, ट्रांसमिशन रुक जाएगा, ठीक है, और उसके बाद फिर से हाफ प्रेस करोगे तो पीटीओ भी रुक जाएगा, मतलब आधा रोटेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका ट्रांसमिशन रुक रहा है, और फुली जब प्रेस कर रहे हैं तो आपका क्या रहे रुक जा रहा है, पीटीओ रुक जा रहा है, मतलब क्लच पेडल भले एक ही है लेकिन वो आधा आधा काम कर रहा है।
आधा प्रेस करेंगे तो ट्रांसमिशन में पावर देना बंद करेगा, आधा प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पीटीओ में भी पावर देना बंद कर देगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे देखोगे ये 6 जो रिलीज फिंगर्स होते हैं, ये 6 रिलीज फिंगर्स में 3 रिलीज फिंगर्स नीचे होते हैं, 3 रिलीज फिंगर्स ऊपर होते हैं। जब हम लोग 3 रिलीज जब आधा प्रेस करते हैं तो ऊपर वाले जो 3 रिलीज फिंगर्स होते हैं वो पहले दब जाते हैं। जैसे वो दबेंगे तो यहाँ पे जो प्लेट होता है ट्रांसमिशन का, उसको हम लोग निकाल लेते हैं, मतलब वो ट्रांसमिशन में पावर देना बंद कर देता है। अगेन यहाँ पे अगेन प्रेस करेंगे तो ये जो नीचे वाले जो 3 पीटीओ के रिलीज फिंगर्स होते हैं, ये 3 पीटीओ के रिलीज फिंगर्स भी क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। तो भी आपका पीटीओ प्लेट जो पीटीओ का क्लच प्लेट जो होता है वो भी यहाँ पे डिसएंगेज हो जाता है। यहाँ पे इसके अंदर 2 क्लच प्लेट्स होती हैं, एक पीटीओ के लिए अलग क्लच प्लेट होता है और एक ट्रांसमिशन के लिए अलग क्लच प्लेट होता है इस असेंबली में। ठीक है, तो सबसे पहले रिलीज कौन सा हो गया, आपका ट्रांसमिशन वाला क्लच प्लेट रिलीज हो गया। उसके बाद हम लोगों ने फुली प्रेस किया तो पीटीओ वाला भी क्लच प्लेट इसमें रिलीज हो गया। तो इस टाइप का इसमें सिस्टम होता है, हाफ ऑफ पेडल पे ये वर्क करता है ड्यूअल क्लच प्लेट में। तो इसमें प्रेशर प्लेट 2 रहेगी, क्लच प्लेट अगेन 2 रहेगी, प्रेशर प्लेट एक भी रहेगी। तो वो अगर ड्राई काम टाइप उसमें दिया है तो वो दोनों वर्क एक साथ कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग कितनी रहेगी, 6 स्प्रिंग रहेगी। उसके बाद रिलीज फिंगर्स भी इसमें 6 रहेंगे, 6 रिलीज फिंगर्स, 6 स्प्रिंग, क्लच प्लेट्स 2, पीटीओ के लिए 1, ट्रांसमिशन के लिए 1, उसके बाद प्रेशर प्लेट 2 रहेगी। या फिर ड्यूअल का देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आधा क्लच प्लेट आधा पेडल प्रेस करते हैं क्लच पेडल, तो पहले ट्रांसमिशन स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आधा स्टॉप करेंगे आगे तो पीटीओ स्टॉप ये हो जाता है। तो ये ड्यूअल क्लच का वर्किंग होता है। तो यहाँ पे एक इमेज आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो इस इमेज में अगेन वही चीज है कि ड्राइविंग मेंबर क्या है, कैसे हम लोग यहाँ पे इंगेज और डिसएंगेज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें हैं। अभी हम लोग ड्यूअल क्लच प्लेट का सॉरी अभी डबल क्लच प्लेट देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो चीजें थी वो देखेंगे। ठीक है, ड्यूअल देख लिया अभी हम लोगों ने। अभी हम लोग देखते हैं डबल क्लच प्लेट। तो डबल में क्या होता है, दो आपकी क्लच प्लेट 2 ही रहती है। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए अलग क्लच प्लेट रहेगी और पीटीओ के लिए अलग क्लच प्लेट रहेगी, और इसी असेंबली के अंदर होती है। लेकिन यहाँ पे आपकी शाफ्ट जो होती है, शाफ्ट एक हॉलो शाफ्ट होती है और एक सॉलिड शाफ्ट होती है। ठीक है, इसमें एक हॉलो शाफ्ट होती है, एक सॉलिड शाफ्ट होती है, और इसके अंदर 2 रिलीज बेरिंग भी रहेगी, है ना। आपका क्या था वहां पे, एक ही बेरिंग था। ठीक है, इसके अंदर 2 बेरिंग्स रहेगी और 2 क्लच प्लेट रहेगी और 2 शाफ्ट रहेगी। ठीक है, 2 शाफ्ट के ऊपर 2 अलग अलग बेरिंग्स माउंट होगी। अब इसमें कैसे होता है कि हमारे ड्यूअल में आधा क्लच प्लेट आधा हम लोग प्रेस कर रहे थे क्लच पैडल तो ट्रांसमिशन रुक रहा था, आधा क्लच पैडल दबाने के बाद फिर से क्या रुक रहा था, आपका पीटीओ रुक रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, क्लच पैडल और क्लच पैडल सिर्फ आपका ट्रांसमिशन के लिए वर्किंग के लिए यूज होता है, और दूसरा जो होता है पीटीओ के लिए यहाँ पे एक अलग से लीवर दे देते हैं। ठीक है, पीटीओ के लिए अलग से लीवर दे देते हैं। उस लीवर को हम लोग जब चलाते हैं तब जाके यहाँ पे पीटीओ का जो क्लच पेडल रहेगा, सॉरी पीटीओ का जो प्लेट रहेगा वो इंगेज या फिर डिसएंगेज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 2 चीजें हैं, एक पेडल है और एक लीवर। तो लीवर से हम लोग पीटीओ को इंगेज, पीटीओ का जो प्लेट रहेगा पीटीओ का क्लच प्लेट, तो उसको हम लोग इंगेज या डिसएंगेज लीवर से करेंगे। और ट्रांसमिशन को इंगेज एंड डिसएंगेज हम लोग कहाँ से करते हैं, पेडल से करते हैं। पेडल दबाओगे तो सिर्फ ट्रांसमिशन रुकेगा, और जो आपका लीवर को आप लोग ऑपरेट करोगे तो उससे पीटीओ रुकेगा। डबल में ये चीज होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब क्लच पेडल प्रेस कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन रुक रहा है और पीटीओ वर्किंग कर रहा है, और जब आप लोग क्लच लीवर को ऑपरेट करोगे तो उस टाइम पे आपका पीटीओ डिसएंगेज रहेगा और ट्रांसमिशन एंगेज रहेगा। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर प्लेट 2 रहेगी। ठीक है, क्लच प्लेट अगेन 2, स्प्रिंग 6, रिलीज फिंगर्स 6। तो यहाँ पे ड्यूअल और डबल में आप लोग यहाँ पे अगर अंतर देखोगे तो यहाँ पे ड्यूअल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक सिंगल ही कनेक्शन है,
सीधा क्लच पेडल से आने वाला एक सिंगल कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पे डबल में अगर देखोगे तो एक क्लच पेडल से एक कनेक्शन अलग आ रहा है, और एक इधर से जो पीटीओ में जो लीवर बोल रहा था, तो एक लीवर के लिए एक कनेक्शन अलग आ रहा है। लीवर के लिए यहाँ से कनेक्शन आता है, और यहाँ से आपका ये जो कनेक्शन है ये आपका पेडल से आ रहा है। मतलब ड्यूअल और डबल में यहाँ पे अलग अलग कनेक्शन ये होते हैं। ठीक है, अब कुछ और ड्यूअल और डबल में आप लोग अंदर समझ पाए होंगे कि क्या होता है। अभी कुछ चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो शाफ्ट देख पा रहे हो, ठीक है, इसमें दो शाफ्ट है, एक हॉलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है। ठीक है, तो ये जो हॉलो शाफ्ट जो होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हॉलो शाफ्ट है, और उस हॉलो शाफ्ट के अंदर ही आपका सॉलिड शाफ्ट प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से देख पा रहे होगे ये आपका यहाँ से लेके ये हॉलो शाफ्ट है, और इसके अंदर ही आपका ये सॉलिड शाफ्ट इसके अंदर है ना। तो ये जो सॉलिड शाफ्ट जो होता है, ये सॉलिड शाफ्ट आपका किसके लिए होता है? पावर ट्रांसमिशन के लिए होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए होता है। और जो हॉलो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट आपका पीटीओ के लिए होता है। ठीक है, हॉलो शाफ्ट आपका पीटीओ के लिए रहेगा, और सॉलिड शाफ्ट आपका ट्रांसमिशन के लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आज तक आपने जो इमेज देखी ऑनलाइन वाली इमेज थी, अभी यहाँ पे ट्रैक्टर का जब हम लोग डिसमेंटल करते हैं उस वाली ये इमेज है, एक्चुअल इसमें होता कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो शाफ्ट देख रहे हो, ये है आपका सॉलिड शाफ्ट। ठीक है, अगेन हॉलो शाफ्ट जो देखोगे यहाँ पे ये जो स्प्लाइन बनी है ना, ये हॉलो शाफ्ट है। ये हॉलो शाफ्ट के अंदर ये आपका सॉलिड शाफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो देख पा रहे होंगे, ये है आपका प्रेशर प्लेट। ठीक है, और उसके बाद ये जो है ये क्लच हाउसिंग है। ये क्लच हाउसिंग जाके सीधा फ्लाईव्हील पे जाके बैठ जाता है। यहाँ पे आप फ्लाईव्हील देख रहे हो, ये फ्लाईव्हील के ऊपर सीधा ये क्लच हाउसिंग, ये देखो यहाँ पे ये बैठ जाता है पूरा, ये क्लच हाउसिंग, ये जो है ये यहाँ पे माउंट आपका ये हो जाता है टोटल। उसके बाद ये क्लच प्लेट है ना, ये क्लच प्लेट में से ये शाफ्ट ये इस टाइप से आपका बाहर निकलता है। और ये क्लच प्लेट में क्या रहेगा, यहाँ पे जो इसका इनर हब रहेगा, इसमें क्या रहेगा, फीमेल शाफ्ट, फीमेल फ्लैंक बनी रहेगी। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो सॉलिड शाफ्ट के ऊपर ये मेल फ्लैंक यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे अगेन एक प्लेट लगेगा, उसके ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे पीटीओ का प्लेट, उसके ऊपर भी सेम इस पे जैसे मेल अभी फ्लैंक बनी हुई है, उसके अंदर की यहाँ पे फीमेल लाइन इस पे ऊपर बनी रहेगी, वो यहाँ पे लगी रहेगी। ठीक है, इस टाइप का इसका कंस्ट्रक्शन होता है। देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने बोला था, ड्यूअल में 6 आपकी रिलीज फिंगर्स रहेंगी। तो ये जो होती है ये रिलीज फिंगर्स यहाँ पे शो कर रहा है, कितना है, 6 रिलीज फिंगर। तो उसमें जो येलो डॉटेड जो रिलीज फिंगर्स है, ये 2 और 3, तो ये जो येलो डॉटेड रिलीज फिंगर्स है, ये इसकी हाइट ये यहाँ से लेके ऊपर है थोड़ी सी, है ना, ये हाइट ऊपर है और इनकी थोड़ी सी नीचे है। जब भी आपका रिलीज बेरिंग आएगा, तो रिलीज बेरिंग क्या करेगा, ये पहले ये 3 को पुश करेगा, उसके बाद ये नीचे वाली जो 3 से ये 3 और ये 3 आगे 6 आगे जाके पुश होगी। तो सबसे पहले 3 जो पुश होती है तो उसमें आपका ट्रांजिशन रुकता है। उसके बाद जब आगे जाएगी ये हाइट और ये हाइट इक्वल हो जाएगी, तो ये 6 की 6 पुश होगी, और ये 6 की 6 जब पुश हो रही है तो उसके साथ ये क्या होगा, आपका ट्रांसमिशन एंड पीटीओ बोथ यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ये यहाँ पे अगेन आप देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रिलीज बेरिंग। ठीक है ना, आप इसमें भी देख पाओगे, इसमें भी देख पाओगे, ये रिलीज बेरिंग कहलाता है। अब रिलीज बेरिंग हम लोग यहाँ पे बेरिंग क्यों देते हैं, यहाँ पे क्यों हम लोग सॉलिड शाफ्ट नहीं दे रहे हैं, या फिर कुछ यहाँ पे कुछ चीजें और क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग क्लच पेडल प्रेस करते हैं, क्लच पेडल के बाद मैकेनिकल लिंकेज, ये देखो यहाँ पे एक फ्रॉग है ना, एक फ्रॉग को ये यहाँ पे फ्रॉग है, और ये मैकेनिकल लिंकेज से एक कनेक्शन है क्लच पेडल का। तो क्लच पेडल जैसे प्रेस किया तो ये फ्रॉग ऑपरेट होगा, ये फ्रॉग आगे जाएगा, तो ये क्या करेगा, रिलीज बेरिंग को आगे रखाएगा। जैसे रिलीज बेरिंग आगे रखेगी तो ये जाएगी किसके ऊपर, आपका जो क्लच का पूरा असेंबली चल रहा था, क्लच के असेंबली के ऊपर क्या थे, रिलीज फिंगर्स लगे हुए थे, तो ये रिलीज फिंगर्स के ऊपर जाके टकराएगी और ये रिलीज फिंगर्स को दबाएगी। तो आप देख पाओगे कि रिलीज फिंगर जो है ये कंटिन्यूसली मोशन में है, रोटेट हो रहे हैं गोल 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 गोल। ठीक है, और वहां पे अगर हम लोगों ने कोई सॉलिड चीज वहां पे उसके ऊपर सटाने की कोशिश की है करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, घिसावट होगी, और रिलीज फिंगर्स वहां पे टूट सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिलीज बेरिंग देते हैं, इजीली यहाँ पे उसके ऊपर जाए, है ना,
उसके ऊपर जाके इजीली वो वहां पे उसको धकाए आगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पे बेरिंग देते हैं, ना कि कोई हम लोग सॉलिड चीज वहां पे देते हैं। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम लोगों ने ड्यूल देख लिया, डबल देख लिया, क्लच प्लेट का वर्किंग देख लिया। अभी हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक क्लच। हाइड्रोलिक क्लच होता क्या है? तो हाइड्रोलिक क्लच जो होता है ये सेम मैकेनिकल क्लच जैसे ही होता है, बस इसमें हम लोग जो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्लच पेडल से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं रिलीज बेरिंग तक, तो वो सब हम लोग मैकेनिकल, जहाँ पे हमारा मैकेनिकल लिंकेज था उसको रिप्लेस कर देगा हमारा हाइड्रोलिक लाइन। हाइड्रोलिक लाइन उसको रिप्लेस कर देगा। तो कैसे इसका वर्किंग कैसे होगा? जैसे हम लोगों ने क्लच पेडल दबाया, तो यहाँ पे एक क्या रहेगा, एक यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा पिस्टन रहेगा, है ना? पिस्टन बोल लो या फिर कोई चीज बोल लो, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इस ऑयल को ढकाएगा। जैसे इस ऑयल को ढकाया, तो ये ऑयल पूरा जो सिस्टम रहेगा, ये प्रेशराइज सिस्टम में यहाँ पे दो चेम्बर्स रहेंगे, यहाँ पे एक चेम्बर रहेगा, यहाँ पे एक चेम्बर रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों चेम्बर्स में से ये जो ऑयल आपने यहाँ पे पेडल लगाया, तो यहाँ पे जो ऑयल था, ये ऑयल आके सीधा ये प्रेशराइज लाइन में जाएगा, और यहाँ पे अगेन एक सिलेंडर रहेगा, तो ये सिलेंडर में से अगेन एक लिंकेज निकलेगी, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस लिंकेज को ढकाएगा। ये लिंकेज जैसे दिखेगी, तो यहाँ पे अगेन आपका रिलीज बेरिंग अगेन वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो ये रिलीज बेरिंग आगे लगेगा, और आपका क्लच पेडल पीछे आएगा, सॉरी क्लच प्लेट पीछे आएगा, और यहाँ से पावर डिसएंगेज हो जाएगा, है ना? तो इसमें बस ये जो मैकेनिकल लिंकेज को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे हाइड्रोलिक लाइन से। तो इसका बेनिफिट क्या है? हम लोग जब क्लच पेडल को दबाते हैं, तो क्लच पेडल दबाते समय हमें बहुत पावर लगता है क्लच पेडल को दबाने में। तो वही अगर हम लोग हाइड्रोलिक क्लच पेडल देखेंगे या फिर हाइड्रोलिक क्लच देखेंगे, तो उसमें हमें उतना पावर वहां पे नहीं लगता है क्लच को ऑपरेट करने में। जितना पावर हमें मैकेनिकल क्लच को ऑपरेट करने में लगता है, क्लच पेडल को प्रेस करने में लगता है, उतना पावर हाइड्रोलिक में नहीं लगता है। ठीक, बस यही इसके अंदर डिफरेंस है। अभी और एक चीज आती है डॉग क्लच। ठीक है, ये जो डॉग क्लच होता है, जिसको हम लोग पॉजिटिव क्लच भी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो आपका फ्लाईव्हील का साइड रहेगा, या फिर जहां से भी हम लोग पावर ले रहे हैं वो वाला साइड रहेगा, उसमें कुछ डॉग्स बने हुए रहेंगी, और जो जिससे हम लोग क्लच जो है हमारा, ये इसमें भी डॉग बने रहेगी। तो ये डॉग और ये डॉग ये अंदर जाके एक दूसरे के अंदर जाके ये फंस जाती है। जैसे ये फंसेगी, तो यहाँ पे स्लीपेज कोई रोल नहीं बचता है, यहाँ पे ये स्लिप होने नहीं देता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लच बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ पे होता है? इसका यूज होता है पावर टिलर में, यूज होता है इसका ज्यादा करके। पावर टिलर में जो क्लच आते हैं वो डॉग टाइप के क्लच आते हैं, और यहाँ पे इसका ये इस टाइप का क्लच बिल्कुल भी स्लिपेज नहीं होता है। अभी हमारा जो क्लच प्लेट जो हमारा ट्रैक्टर में यूज होता है, उसको हम लोग देखेंगे, तो वहां पे क्या है, ये फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है ना? ये फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है। अभी फ्रिक्शन पे कैसे वर्क कर रहा है? भाई आपका एक फ्लाईव्हील है ना? फ्लाईव्हील से ये क्लच प्लेट जाके सट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक ही यूनिट पे काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनिंग मटेरियल है, ये फ्रिक्शनिंग मटेरियल आपके फ्लाईव्हील पे जाके यहाँ पे चिपक जा रहा है एक जैसे। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है। प्रेशर प्लेट पीछे से प्रेशर दे रही है, और ये जाके चिपक जा रहा है इसके साथ, तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन पे वर्क कर रहा है। लेकिन ड्रॉप क्लच जो होता है, ये फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये पॉजिटिव क्लच होता है, इसमें सीधे डॉग्स होते हैं, यहाँ पे जॉज होते हैं, ये जॉज दूसरे जॉज के साथ फिट हो जाते हैं, और ये फिर एक यूनिट में रोटेट होने का काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसका इंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग इतना इजीली नहीं होता है, जिसमें इंगेज और डिसएंगेज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। वुड क्लच जो रहेगा, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? ठीक है, तो वुड क्लच जो रहेगा, वो आपका जो पावर बना रहा है, जहां से आपका पावर ट्रांसमिट हो रहा है, उस पावर को ये क्या करेगा, और क्या होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होना चाहिए कि ये विदाउट स्लिपिंग विदाउट ग्रैबिंग ये उस पावर को आगे भेजे, है ना? उस पावर को विदाउट कंज्यूमिंग करके, ये विदाउट स्लीप करके और विदाउट ग्रैबिंग करके ये आगे भेजने वाला क्लच होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर स्लिप हो गया, मतलब क्या हो रहा है, स्लिप हो गया मतलब यहाँ पे पावर लॉस हो रहा है। देखो आपका फ्लाईव्हील तो घूम गया,
अगर आपका क्लच प्लेट जितना फ्लाईव्हील घूम रहा है उतना क्लच प्लेट नहीं घूमेगा और ये यहाँ पे ये स्लिप कर रहा है तो आपका पावर भी आगे कम जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा पावर ट्रांसमिट करें विदाउट स्लिपिंग, ये पॉइंट तो हो गया हम लोगों का। ये कन्वीनियंट होना चाहिए, इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, इजी ऑपरेट होना चाहिए और इजीली ये रिपेयर हो जाने वाला ये चाहिए। मतलब अभी हम लोग देखते हैं कि कोई कोई क्लच प्लेट का जो होता है ये क्लच का जो होता है इसमें हमें बहुत ज्यादा पावर लगता है प्रेस करने में, ये हो गया। उसके बाद ये कन्वीनियंट नहीं होते हैं, है ना, मटेरियल इजीली हमें अवेलेबल नहीं होता है मार्केट में, कोई कोई ट्रैक्टर का क्लच प्लेट इजीली मार्केट में नहीं अवेलेबल होता है। उसके बाद हम लोग वहां पे एक क्लच में एक प्ले रखते हैं, है ना, वो भी इजीली हमें एडजस्ट होना चाहिए, इसकी सेटिंग भी इजी होनी चाहिए। और जो आपका फ्रिक्शन सरफेस जो है या फिर फ्रिक्शन लाइनिंग जो है ये हाईली रेजिस्ट होनी चाहिए हीट इफेक्ट के लिए। अगर वो हीट अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, है ना, हीट को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो हीट जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आपका सिरेमिक एंड जो भी मैंने एस्बेस्टॉस बोला था ये मटेरियल कैसे होते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करने वाले मटेरियल होते हैं, हीट को ज्यादा प्रोड्यूस करने वाले ये मटेरियल नहीं होते हैं, इसीलिए उसके अंदर सिरेमिक या फिर एस्बेस्टॉस वाले मटेरियल वहाँ पे यूज होते हैं। अब क्रश फ्री प्ले, ठीक है, अब ये क्रश फ्री प्ले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कितना रखना चाहिए और ये क्यों रखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये क्रश फ्री प्ले हम लोग क्यों रखते हैं। तो देखिए क्रश फ्री प्ले मतलब कहाँ पे रहता है, ये रिलीज बेरिंग एंड रिलीज फिंगर्स के बीच में गैप रहता है, उसको हम लोग क्रश फ्री प्ले कहते हैं। देखिए अगर हम लोग क्लच पेडल पे थोड़ा सा भी पावर रखेंगे तो ये क्लच इजीली वर्क करना नहीं स्टार्ट करता है, थोड़ा सा ये क्या करता है थोड़ा सा दबेगा, उसके बाद अगर हम लोग दबाएंगे तो ये वर्क करना स्टार्ट करेगा। तो एक छोटा सा प्ले वहां पे हम लोग रख देते हैं। ये कितना होना चाहिए, 20 mm से 25 mm तक ये क्लच फ्री प्ले होना चाहिए, है ना। जिसको इजीली टाई रॉड को ऑपरेट करके इजीली इसको हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। अभी कोई कोई जो ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लच पेडल के ऊपर पाँव रख के फिर ट्रैक्टर चलाते हैं, है ना, तो उस कंडीशन में ये आपका क्लच फ्री प्ले जितना होता है उतना दब जाता है और एक्चुअल वर्किंग आपका जो क्लच प्लेट पे जो वर्किंग होना था वो नहीं होता है। ठीक है, उसीलिए हमारा ये मतलब अर्ली इंगेज एंड अर्ली डिसंगेज होने से क्लच फ्री प्ले जो होता है ये हमें बचाता है। रिलीज बेरिंग एंड रीलिंग फिंगर्स के बीच में ये छोटा सा गैप होता है, जैसे आप लोगों ने क्लच पेडल प्रेस किया तो ये क्या करेगा पहले ये गैप को कवर करेगा। ठीक है, ये गैप को कवर करने के बाद आपका ये डिसएंगेज या फिर इंगेज का करने का काम ये करता है। चलो अभी नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें ट्रैक्टर चलाते समय क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। तो हमें डू नॉट प्रेस द हाफ क्लच ड्यूरिंग पीटीओ इंगेज, जब भी हमारा पीटीओ इंगेज है तो उस दौरान हमें हाफ क्लच नहीं प्रेस करना चाहिए। ट्रैक्टर जब हमारा रनिंग कंडीशन में है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, पेडल को प्रेस नहीं करना चाहिए, क्लच पेडल को प्रेस नहीं करना चाहिए। जबकि जब भी हमें उसको रोकने की जरूरत पड़े या फिर गियर शिफ्टिंग की जरूरत पड़े तभी जाके हमें क्लच पेडल को प्रेस करना है। ठीक है, डू नॉट प्रेस हाफ क्लच ड्यूरिंग गियर इंगेज, आपको जब भी क्लच गियर को इंगेज करना है या फिर डिसंगेज करना है तो उस टाइम पे आपको फुल क्लच पेडल को प्रेस करना चाहिए, हाफ क्लच पेडल को आपको वहां पे प्रेस नहीं करना है। ये हम लोग सिंगल क्लच की बात कर रहे हैं, सिंगल प्लेट क्लच की बात कर रहे हैं, इसमें चल रही है, ठीक है ना, इसमें डबल की बात नहीं चल रही है। मतलब यहाँ पे भी ऊपर वाला जो पॉइंट जो था ये भी सिंगल के लिए था कि जैसे अगर आपका पीटीओ इंगेज है तो उस टाइम पे अगर आप सिंगल क्लच प्लेट सिंगल मतलब हाफ अगर वहाँ पे क्लच प्लेट दबा रहे हो, क्लच को पेडल को दबा रहे हो तो वहाँ पे आपका पीटीओ में दिक्कत आ सकती है। डू नॉट प्लेस हाफ क्लच इन सिंगल क्लच फॉर चेंजिंग गियर, जब भी आप लोग चेंज कर रहे हो तो हाफ क्लच आपको नहीं दबाना है, जिसको आपको फुली दबाना है। क्या चीजें आप कर सकते हो इसमें, shall we use half clutch during changing the gear in dual, dual अगर आप आपका क्लच प्लेट अगर ड्यूअल है तो उसमें आपको हाफ ही क्लच दबाना है गियर चेंज करते समय।
आपको फूड जो आपका जो भी रिमूव फूड फ्रॉम द क्लच पेडल ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन। ट्रैक्टर जब रनिंग कंडीशन में है तो उस टाइम पे आपको आपका जो भी पैर है उस पे रखे रहना नहीं है, आपको उस पे निकाल के आपका जो भी आपका बोर्ड है उस पे रखना है। मतलब क्लच पेडल के ऊपर आपको कंटिन्यूस पैर देके ट्रैक्टर आपको नहीं चलाना है। प्रॉपर फ्री प्ले आपको वहाँ पे सेट करना चाहिए। जो भी हम लोगों ने क्लच फ्री प्ले की बात हुई है अभी, उसको प्रॉपर फ्री प्ले वहाँ पे सेट करना चाहिए। सिंगल क्लच में आपको फुल क्लच आपका इंगेज करके फुल क्लच पेडल दबा के ही आपको गियर जो भी है ये चेंज करना है। ठीक है, कुछ आईएमपी क्वेश्चंस है, ये आपको इंटरव्यूज के लिए या फिर आपके एग्जाम्स में या फिर कहीं पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसका एक असाइनमेंट बना के आप लोग को सबमिट करना है। तो सबसे पहला क्या है, व्हाट इज क्लच प्लेट। ठीक है, क्लच प्लेट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसका सिर्फ आपको डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लच कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेड क्लच प्लेट कितना होना चाहिए, क्लच का यूज क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड क्लच क्या होती है। उसके बाद कौन सा मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं क्लच प्लेट को बनाने के लिए। उसके बाद वे क्लच प्लेट कहाँ पे लोकेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ क्लच प्लेट एंड फ्यूल कंजम्पशन। क्लच प्लेट का फ्यूल कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये चीज थोड़ी सी नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप लोग इमेजिन करिए। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, वेयर यूज डॉग क्लच कहाँ पे यूज होता है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको देखनी है। ठीक है ना, इस इतने सारे असाइनमेंट में आपको लिखना है। अभी कुछ वीडियोज हैं मैं वो आपको साथ शेयर करता हूँ। दिख रहा है। एक मिनट है, देखिए अभी हो रहा है स्क्रीन शेयर। शिवाजी जी हो रहा है स्क्रीन शेयर। नहीं सर, वीडियो नहीं दिखाई दे रही है आपको। नहीं वीडियो नहीं दिखा रही है सर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट ये कट सेक्शन दिया हुआ है ट्रैक्टर का। और ट्रैक्टर में कट सेक्शन में हम लोग अभी देखते हैं कि पावर ट्रेन कैसे वर्क करता है, मतलब पावर कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो को आप समझिए। आवाज आ रही है इसमें। उसको हम बोलते हैं पावर जनरेशन सिस्टम। पावर जनरेशन सिस्टम मतलब कि इंजन इंजन के द्वारा जो प्राप्त हमारी पावर है जो कि बीएचपी होती है वह सबसे पहले फ्लाईव्हील की तरफ तक आती है। फ्लाईव्हील के बाद जो यूनिट लगी होती है उसको हम बोलते हैं क्लच हाउसिंग। क्लच हाउसिंग का काम क्या रहता है कि जो हमारी इंजन से आने वाली पावर है उसको एंगेज या डिसएंगेज करना। इसके बाद हमारी पावर जाती है कहाँ, गियर बॉक्स पर। गियर बॉक्स के बाद हमारी इच्छा के अनुसार इसमें स्पीड को रिडक्शन या इंक्रीज करके और टॉर्क को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसके बाद हमारी पावर जाती है वो डिफरेंशियल यूनिट पर, डिफरेंशियल सिस्टम पर। डिफरेंशियल सिस्टम का मेन काम क्या होता है कि यह हमारी पावर को 90 डिग्री में कन्वर्ट करती है। मतलब कि जो हमारी पावर सीधी क्लच हाउसिंग से सीधी आ रही थी उसको रेयर व्हील की तरफ दोनों तरफ जाने के लिए 90 डिग्री में मोड़ती है। और यह साथ ही साथ स्पीड को रिडक्शन भी करती है। और इसका मेन काम यह होता है कि जो यह एक कंपनसेटिंग डिवाइस के तौर पर काम करती है, मतलब कि जो हमारी मुड़ने में सहायता करती है। इसके बाद जो यूनिट आती है उसको हम फाइनल ड्राइव बोलते हैं। फाइनल ड्राइव का काम क्या होता है कि जो अपना जो फाइनल रिडक्शन रहता है, मतलब कि स्पीड को कम करना और टॉर्क को बढ़ाना। जैसे कि हम जानते हैं ट्रैक्टर ट्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ट्रैक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज है टॉर्क, जो कि हमको फाइनल ड्राइव के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद अपनी जो पावर रहती है वो लास्ट में अपने व्हील्स की तरफ जाती है। अभी हम देखेंगे कट सेक्शन में कि पावर एक्चुअल में किस तरीके से जाती है या वर्किंग मॉडल के तौर पर। जैसा कि हम देख रहे हैं फर्स्ट में पावर जनरेशन सिस्टम मतलब इंजन में पावर जनरेट हो रही है जो कि फ्लाईव्हील पर पहुंचती है। फ्लाईव्हील के बाद हमारा क्लच हाउसिंग के द्वारा हमारे गियर बॉक्स पे जा रही है।
तो गियर बॉक्स के द्वारा हमारा डिफरेंशियल यूनिट, फाइनल ड्राइव, तो फाइनल ड्राइव के बाद हमारी यह गियर व्हील पर जा रही है। सिंगल प्लेट क्लच के बारे में जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर में देखेंगे कि सिंगल प्लेट क्लच में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले फ्लाईव्हील लगा होता है, फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट लगी होती है और क्लच प्लेट के बाद एक प्रेशर प्लेट लगी रहती है जिस पर कि रिलीज फिंगर लगे होते हैं। यह प्रेशर प्लेट इस क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील की ओर धकेल कर रखती है, यानी कि कसकर उसको रखती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपना क्लच है वह फ्रिक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि घर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो इस कारण से जो हमारा प्रेशर प्लेट है वह क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से घर्षण कराने के लिए उसको चिपका कर रखती है और जो कि इस पे प्रेशर बना के रखती है। इसके तदुपरांत लास्ट में जो यह पूरी असेंबली रहती है क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, वह अपनी क्लच हाउसिंग के अंदर लगी होती है। क्लच हाउसिंग के अंदर एक कॉइल स्प्रिंग होते हैं और यह प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट इस क्लच हाउसिंग के अंदर लगी होती है। और यह जो रिलीज फिंगर है हमारे, वह रिलीज बेरिंग की सहायता से दबाए जाते हैं, जिससे कि जो प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट पर दबाव बनाकर रखती है वह उसको हटा देती है। जबकि यह तब होता है जब अपना रिलीज बेरिंग इस पर दबाव बनाता है प्रेशर प्लेट पर। तो प्रेशर प्लेट जो दबाव बनाकर क्लच प्लेट पर रखती है वह उस फ्लाईव्हील से छोड़ देती है। जैसा कि हमने अभी फिगर में देखा सिंगल प्लेट क्लच के पार्ट्स के बारे में, तो वही पार्ट्स अभी आए हैं। जैसे कि यहाँ हमने बताया था कि फ्लाईव्हील के बाद क्लच प्लेट लगी होती है, वह यह है। क्लच प्लेट हमारी दो टाइप की होती हैं, एक सॉलिड हब टाइप की होती है और एक फ्लेक्सिबल टाइप की होती है। सॉलिड हब टाइप की क्लच प्लेट यह है, फ्लेक्सिबल हब टाइप की प्लेट यह है। फ्लेक्सिबल क्लच प्लेट है, इसका नाम फ्लेक्सिबल क्लच प्लेट इसलिए पड़ता है कि इसमें टॉर्सनल स्प्रिंग लगे होते हैं जो कि इस पे आने वाले झटकों को सहते हैं। इसके कारण इसे फ्लेक्सिबल टाइप की क्लच प्लेट कहते हैं। हमारी क्लच प्लेट के बाद जो क्लच प्लेट पर जो कि दबाव बनाकर रखती है वह हमारी प्रेशर प्लेट होती है। प्रेशर प्लेट यह है, इस पर पीछे की ओर हम देख सकते हैं कि यह रिलीज फिंगर लगे हुए हैं। रिलीज फिंगर का काम क्या होता है कि इसमें रिलीज बेरिंग आकर इसको दबाता है, जिससे कि हमारी प्रेशर प्लेट जो कि क्लच प्लेट पर दबाव बनाकर रखती है वह उसे हटा देती है। इसके बाद हमारी यह जो है यह क्लच हाउसिंग कहलाती है। इसमें यह कॉइल स्प्रिंग होते हैं, यह रिट्रैक्टिंग स्प्रिंग होते हैं या रिटर्निंग स्प्रिंग होते हैं, जिसमें कि कॉइल स्प्रिंग का काम क्या होता है कि जब हमारा प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को दबा कर रखा हुआ होता है और जब हम अपना पेडल दबाते हैं तो उसके बाद जो हमारा प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट से दबाव हटा देती है। लेकिन जब हम अपना क्लच पेडल छोड़ते हैं उसके बाद जो कि यह पुनः उस पर जाकर दबाव बनाती है, वह काम किसके द्वारा होता है, हमारी कॉइल स्प्रिंग के द्वारा होता है। इसी तरह जो रिटर्निंग स्प्रिंग है ये वाली, यह रिलीज फिंगर को अपनी स्थिति में पुनः वापस लाने का काम करती है। यह है रिलीज बेरिंग। रिलीज बेरिंग का काम क्या होता है कि जब हम पेडल दबाते हैं, क्लच पेडल दबाते हैं, तो वह मैकेनिकल लिंकेज की सहायता से इन फिंगरों की तरफ आता है, जिससे कि क्या होता है कि जो हमारी प्रेशर प्लेट है वह क्लच प्लेट से दबाव हटा देती है, जिससे कि क्या होता है कि जो इंजन की ओर से आने वाली पावर रहती है वह डिसएंगेज हो जाती है। अब लेकिन जब हम पेडल को पुनः छोड़ते हैं तो उस स्थिति में हमारा यह रिलीज बेरिंग है वह वापस आ जाता है, जिससे कि क्या होता है यह अपनी प्रेशर प्लेट है वह क्लच प्लेट पर पुनः दबाव बना लेती है। अभी हम देखेंगे सिंगल प्लेट क्लच असेंबली कैसे काम करती है। ये अपना फ्लाईव्हील के ऊपर ये क्लच असेंबली लगी हुई है। उसके बाद में ये हम देख सकते हैं ये है अपने रिलीज बेरिंग। जैसे हम इस पेडल को दबाते हैं वैसे ही ये रिलीज बेरिंग अंदर की तरफ जा रही है, आप इधर
देख सकते हो। और जैसे ही वो आगे की तरफ जा रही है, इस रिलीज फिंगर्स को वो अंदर की तरफ धका रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि आप इधर देख सकते हो कि प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट के ऊपर से दबाव हटा रही है। आप इधर देख सकते हो मूवमेंट। जैसे हम पेडल के ऊपर से प्रेशर हटा देंगे तब रिलीज बेरिंग अपने आप पीछे की तरफ आ रही है। उससे क्या होता है कि प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील की तरफ धक्का देगी। जैसे हम पेडल को दबाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्लच हाउसिंग तो घूम रहे हैं, लेकिन आगे का शाफ्ट पावर देना बंद हो गया, क्योंकि जो हमारी प्रेशर प्लेट है उसने क्लच प्लेट के ऊपर से आप इधर देख सकते हो कि दबाव हटा दिया। तो इससे गियर बॉक्स की तरफ पावर जाना बंद हो गया। जैसे हम क्लच पेडल को छोड़ रहे हैं वैसे ही पावर आगे की तरफ गियर बॉक्स में जा रही है। आप देख सकते हैं इसमें ये पावर गियर बॉक्स तक जा रही है। उम्मीद है आप लोग सब लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, है ना। इसको क्या है कि क्लच को हम लोग